नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। भारत ब्रिटेन में अब तक की सबसे बड़ी डील एफटीए पर दोनों देशों ने किए हस्ताक्षर। साथ ही यूके से पीएम मोदी की दो टूक, कहा नहीं बख्शे जाएंगे लोकतंत्र के दुश्मन। एसआईआर पर दिल्ली से पटना तक विपक्ष का विरोध। बिहार विधानसभा चुनाव बहिष्कार तक पहुंची बात। तेजस्वी यादव ने दी धमकी तो राहुल गांधी ने भी चुनाव आयोग को घेरा। उपराष्ट्रपति चुनाव की सरगर्मी तेज। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद नए नाम पर मंथन जारी। बीजेपी और आरएसएस की पृष्ठभूमि से ही होंगे देश के अगले उपराष्ट्रपति। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बड़ी बैठक। दिल्ली के हरियाणा भवन में हुई मीटिंग। बैठक में 70 से ज्यादा मुस्लिम धर्म गुरुओं ने लिया हिस्सा। अनिल अंबानी की 50 कंपनी पर ईडी की बड़ी रेड। 35 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने मारा छापा। 3000 करोड़ के लोन फ्रॉड का है मामला। यस बैंक से लिए पैसों के गलत इस्तेमाल का है बड़ा आरोप। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात भारत ब्रिटेन के बीच हुई अब तक की सबसे बड़ी डील की। भारत और ब्रिटेन ने आज नया इतिहास लिख दिया है। भारत और ब्रिटेन ने ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर की मौजूदगी में एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए। ईयू से अलग होने के बाद ब्रिटेन ने पहली बार किसी देश के साथ इतना बड़ा व्यापार समझौता किया है। बड़ी बात यह है कि इस डील में ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ योजनाओं से पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। ब्रिटेन से पीएम मोदी ने ट्रेड डील के अलावा आतंकवाद पर भी कड़ा प्रहार किया। पीएम ने कहा कि लोकतंत्र के दुश्मन बख्शे नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी डील हुई है, ऐतिहासिक दिन है, लेकिन विपक्ष क्यों सवाल खड़े कर रहा है? देखिए, विपक्ष की आदत है, ये रोंदू बच्चे की तरह हर चीज पे चीखते और चिल्लाते रहते हैं। क्या कमाल किया है प्रधानमंत्री मोदी ने, और पूरी दुनिया को एक राह दिखाने की कोशिश की है। एक तरफ अमेरिका जो लगातार एक टैरिफ वॉर में पूरी दुनिया को अस्त व्यस्त कर दे रहा है, इस बीच इंग्लैंड के साथ भारत ने एफटीए साइन किया, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इससे हिंदुस्तान के किसानों, हिंदुस्तान के व्यापारियों, हिंदुस्तान के मैन्युफैक्चरर, उनके लिए ये पूरा बाजार खुल गया। हमने इंग्लैंड के लिए भी अपने रास्ते खोले हैं। अब एक एफटीए एक एग्जाम्पल बन रहा है। 110 बिलियन डॉलर का 2030 तक का टारगेट है कि ये बिजनेस वहां तक पहुंचेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि कल तक जो ईयू हिंदुस्तान को धमकियां दे रहा था कि आप रूस से कोई ऑयल ना खरीदें, अब यूरोपियन यूनियन के 4-5 बड़ी बड़ी इकॉनमी वो लाइन में लग गई है कि हिंदुस्तान के साथ हमें भी एफटीए साइन करना है। ये फर्क है। लीडरशिप का मतलब ये होता है कि आप भविष्य की जरूरतों को आप पहले समझें और आगे बढ़कर इस तरह की डील करें, तो बहुत सारे फायदे होंगे। और सबसे बड़ी चीज, इस एफटीए के अलावा इंग्लैंड के 6 बड़े यूनिवर्सिटीज, उनका कैंपस हिंदुस्तान में खुलने वाला है। मतलब अब इंग्लैंड जाने की आवश्यकता नहीं होगी। इंग्लैंड के नामी गिरामी यूनिवर्सिटीज, उनका कैंपस हिंदुस्तान में खुलेगा। जो लोग इंग्लैंड नहीं जा पाएंगे, वो पूरी दुनिया के स्टूडेंट अब हिंदुस्तान में आएंगे। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन एक बड़ा और कड़ा मैसेज प्रधानमंत्री मोदी ने वहां की सरकार, वहां के लोगों और खास करके उन उपद्रवी तत्वों को जो जिहाद के नाम पे, खालिस्तान के नाम पे एंटी इंडिया कैंपेन करते हैं, प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि हम लोग एक डेमोक्रेटिक मुल्क हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं, यहाँ के कानून, यहाँ के दिए गए अधिकारों का इस्तेमाल इस तरह के कट्टरपंथियों और सेसेशनिस्ट जो ताकतें हैं उनको नहीं करने देना चाहिए। मतलब
खालिस्तान के ऊपर भी निशाना डाला गया है। और आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स जो लंदन में तमाशा करते हैं उनके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी। जी, अब बात करते हैं एसआईआर को लेकर देश में जारी घिनौनी राजनीति की। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली से लेकर पटना तक में बवाल मचा हुआ है। आज फिर विपक्षी सांसद संसद भवन के मकर द्वार पर एकजुट हुए और हाथों में पोस्टर बैनर लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। आज प्रदर्शन में सोनिया गांधी भी शामिल हुई, तो वहीं बिहार विधानसभा में भी जमकर बवाल मचा है। तेजस्वी यादव ने साफ किया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो महागठबंधन बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार कर सकता है। तो वहीं राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी का आरोप लगाया। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने कर्नाटक की एक सीट पर धोखाधड़ी करवाई, हमारे पास इसके 100% सबूत है। लगातार विरोध हो रहा था, लेकिन विरोध करते करते अब बिहार विधानसभा चुनाव ही बहिष्कार करने की बात क्यों आ गई? बिल्कुल कर देना चाहिए इन लोगों को। अगर ये अपनी बात पे पक्के हैं कि सब कुछ फ्रॉड ही हो रहा है, व्हाई डू यू पार्टिसिपेट? जब ईवीएम में इतनी बार 51 बार ये लोग कोर्ट गए, दरवाजा खटखटाए, कुछ हाथ नहीं आया, तो अब आप दे आर बैड लूजर्स। और एसआईआर के ऊपर आप विरोध कर रहे हो। वो कहावत है कि अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, 99% काम हो गया। अभी समय बाकी है। ये कल शाम का 6 बजे का आंकड़ा मैं बता रहा हूं, आज वो भी खत्म, सारी चीजें हो गई। अब 71 लाख नाम उनके ऊपर सवाल है। आपको लग रहा है कि गलत तरीके से लोगों के नाम को काटा जा रहा है, तो आपके लोग हैं वहां, आपके बीएलए है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वो काम कर रहे हैं। एसआईआर के अंदर बहुत सारे वॉलंटियर्स हैं, जाइए उनके नाम को जुड़वाइए, उनकी नागरिकता सिद्ध कीजिए, और वो वहां के निवासी हैं उसको भी सिद्ध कीजिए। तो ये काम आप करेंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन ने आज साफ कहा कि कोई भी शख्स जो विदेशी है, जिसके नाम 2-2 जगह हैं, जिसके पास डुप्लीकेट और डबल ट्रिपल इलेक्शन कार्ड्स हैं, वो लोग जो मूल स्थान जो उनका एड्रेस दिया हुआ है वो अगर वहां पे नहीं मिलेंगे तो इस तरह के श्रेणी में आने वाले लोगों का नाम काटा जाएगा और इसको कोई रोक नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट भी इन लोगों को एक झटका दे चुका है। ये बेकार की बातें कर रहे हैं, ये चुनाव हार रहे हैं, इसलिए पहले से बौखला रहे हैं। जी, अब बात करते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव की। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा तो दे दिया, मगर अब अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसको लेकर चर्चा सबसे ज्यादा है। उपराष्ट्रपति पद की रेस में नीतीश कुमार से लेकर आरिफ मोहम्मद खान और राजनाथ सिंह की चर्चा है, मगर सरकार अक्सर अपने फैसलों से चौंकाती रही है। इस बीच एनडीए के टॉप सोर्सेस ने जो खुलासा किया है उससे ये तय हो गया है कि अगला उपराष्ट्रपति बीजेपी से हो सकता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए चुने जाने वाले व्यक्ति का चयन बीजेपी की विचारधारा के प्रति पूर्ण निष्ठा और संसदीय प्रक्रियाओं में लंबे अनुभव के आधार पर किया जाएगा। चूंकि ये पद पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए होगा, इसलिए उम्मीदवार के चयन में कई कारकों पर सावधानी पूर्वक विचार किया जा रहा है। क्या इस बात में सच्चाई है? बीजेपी का ही होगा उपराष्ट्रपति? देखिए, बिल्कुल बीजेपी का ही होगा। कारण यह है कि अभी जो उपसभापति है वो जेडीयू से आते हैं। अब उपराष्ट्रपति एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मैच्योर्ड व्यक्ति की आवश्यकता होती है। तो कई सारे नाम चल रहे हैं, 7-8 नाम तो ऑलरेडी आ गए, लेकिन फैसला प्रधानमंत्री मोदी को करना है। एक नाम जिसकी चर्चा कल हो रही थी, आज मालूम चला कि वो नीचे पायदान पर चले गए। बातचीत ये हो रही है कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो हैं उनसे जेपी नड्डा जाकर के बात कर रहे हैं कि दलित कार्ड खेला जाएगा, लेकिन उस नाम के ऊपर भी ये इसलिए उसको क्रॉस कर दिया गया है, मतलब काट दिया गया है, क्योंकि वो जेडीयू से हैं। वो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। धनखड़ साहब, इन्होंने तो ऐसी पलटी मार दी, तो अब तो ये सोचना पड़ेगा कि भाई आपको ऐसे उपराष्ट्रपति की आवश्यकता है जो विचारधारा के हिसाब से भी वो आपके साथ हो। ऐसा ना हो कि ईगो क्लैश हो तो मालूम चले कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रच रहा हो, क्योंकि कई सारी नई जानकारियां आ रही है। आज 9 बजे के कार्यक्रम को आप देखिएगा, एक बहुत बड़ा खुलासा कि क्यों ये सारा बवाल धनखड़ साहब ने किया,
इसके पीछे की ऐसी कहानी जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी है। बिल्कुल। चलिए बात अब अगली खबर की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने दिल्ली के हरियाणा भवन में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बातचीत में 70 से ज्यादा मुस्लिम बुद्धिजीवियों, मौलवियों और स्कॉलर्स ने हिस्सा लिया। ये मुलाकात आपसी संवाद और सौहार्द बढ़ाने की दिशा में संघ की एक बड़ी पहल मानी जा रही है। संघ का मानना है कि सीधा संवाद ही समाज में व्याप्त गलतफहमियों को दूर कर सकता है। इस बैठक में आरएसएस की ओर से संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबाले, सह सर कार्यवाह कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ नेता रामलाल और इंद्रेश कुमार जैसे कई बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे। वहीं मुस्लिम समुदाय की तरफ से ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख उमर अहमद इलियासी सहित कई सम्मानित धर्मगुरु शामिल हुए। लंबे समय के बाद इस तरह की मीटिंग हुई है। क्या हुआ मीटिंग में? देखिए, इस तरह की मीटिंग पहले भी हुई है। आरएसएस का एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम मंच, और उसके जरिए कई बार आरएसएस ने इस तरह की पहल की है, लेकिन इसका कोई असर होता है वो तो आगे पता चलेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि आरएसएस की तरफ से, मुस्लिम समुदाय की तरफ से भी एक ब्रिज, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो मुस्लिम समाज है उसके जो कट्टरपंथी एलिमेंट है, उन्होंने एक ऐसा माहौल बना रखा है कि आप बीजेपी और आरएसएस के साथ कोई कम्युनिकेशन लिंक ही नहीं रखते। सरकार से बातचीत नहीं होगी, मोदी से बातचीत नहीं होगी, बीजेपी से बातचीत नहीं होगी, आरएसएस से भाई बातचीत होगी तभी तो आप प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएंगे। तो एक पहल मात्र है ये, और अगर हमसे ईमानदारी से पूछे तो ये बातें सिर्फ मीटिंग तक ही सीमित रह जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये बात इन लोगों से बाकायदा इनको कहना भी ये चाहिए कि वो तमाम मुस्लिम लीडर्स, वो मौलवी मौलाना, जो कभी भी मुद्दा आता है, जैसे वक्फ का मुद्दा आया, जैसे ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया, जैसे अभी कांवर के दौरान, और उस तरह की जो तस्वीरें आती है कि कोई थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरह की चीज़ें जब आती है तो ये लोग जो आज आरएसएस चीफ से बातचीत करने गए थे, इनके जुबान पे ताले क्यों लग जाते हैं? आपको आना चाहिए था। जब सीए हो रहा था तो फिर आप बहकावे में आकर के मुस्लिम समाज को आप अंधकार में ढकेलने की कोशिश करते। उस समय ये मौलवी मौलाना जो आज मोहन भागवत जी से मिल रहे थे, तब तो आप सामने नहीं आते। तो ताली दोनों हाथ से बजने की आवश्यकता है। प्रॉब्लम है, ये तो बिल्कुल जायज़ है, ये दिखता भी है, लेकिन इसका सलूशन तभी होगा कि जब आप इस तरह के क्रिटिकल मुद्दों के ऊपर आप वो भेड़ चाल, वो कट्टरपंथी मौलानाओं के साथ आप सुर में सुर मिलाएंगे, और जब कंट्रोवर्सी बड़ी हो जाती है तो जो सेन मौलाना भी हैं, जो प्राइवेटली तो कहते कि यार ये गड़बड़ हो रहा है लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकता, आप अपनी जुबान पे ताला बंद रखेंगे तो ये ब्रिज कभी बनेगा नहीं। ये जो फासला जो है वो बना रहेगा। तो एक पहल है, अच्छी पहल है, जिसके ऊपर सारे लोगों को ध्यान देना चाहिए। जी, अब बात करते हैं आज की आखिरी खबर की। ईडी ने आज बड़ा एक्शन लेते हुए अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की है। इसमें करीब 50 कंपनियां शामिल है। 25 से ज्यादा लोगों से भी पूछताछ की गई है। यस बैंक से लिए 3000 करोड़ रुपए के लोन धोखाधड़ी मामले में ये रेड दिल्ली और मुंबई में हुई। ये छापेमारी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी कि PMLA की धारा 17 के तहत की गई है। क्या फंस गए हैं अनिल अंबानी? भाई, अंबानी के ऊपर छापे पड़ गए। राहुल गांधी तो कहते हैं कि अडानी अंबानी की सरकार है, तो आज तो अंबानी के ऊपर ही जो छापा पड़ गया 3000 करोड़। और मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारे विपक्ष के नेता भी नपे गए। ये यस बैंक जो है ना, बड़ा घोटाले का केंद्र रहा है। बहुत सारी इसके ऊपर जो है कहानी आ चुकी है। खैर, सरकार ने 3-4 मैसेजेस दे दिए अभी पिछले एक सप्ताह के अंदर। आप देखिए जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा का केस में गति आई, किस तरह से लालू यादव को सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली, किस तरीके से लगातार अब सुनवाई शुरू होगी नेशनल हेराल्ड केस में। तो ये जो तमाम कार्रवाइयां चल रही है वो सरकार के फोकस को बता रहा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अगर भ्रष्टाचारी कोई नेता हो, मुख्यमंत्री हो,
एक्स मुख्यमंत्री हो, कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई अंबानी जैसा पूंजीपति हो, सारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई बदस्तूर जारी जी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।